नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि आप पूर्व की क्लास में देख ही चुके कि हम एलडीसी के पुराने जो पेपर हैं और अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू के माध्यम से ये कर रहे हैं। 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। उसी क्रम में समय ने व्यतीत करते हुए हम लगातार क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी 2011 में, हेरोइन का रासायनिक नाम है। हेरोइन का रासायनिक नाम जो है वो आपको बताना है। तो मॉर्फिन डाइएसीटेट जो है वो हेरोइन का रासायनिक नाम है। केलामीन किस धातु का अयस्क है? केलामीन जो है वो जस्ते का अयस्क माना जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 है? तो आपको याद रखना है तांबे का है। कई ये क्वेश्चन जो है वो रटे वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो समझने वाले नहीं है, सीधे याद ही रखने आपको। अगला क्वेश्चन पे जाएं अगर हम, क्योंकि लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, जो चीज़ समझने वाली होगी वहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे, बाकी के हम क्वेश्चन है वो लगातार यूट्यूब के माध्यम से करते जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ जो है वो मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल उनकी भौतिक अवस्था बदलती है। तो आपको याद रखना है, नए पदार्थों का बनना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें पूछा हुआ है भौतिक परिवर्तन नहीं होता, तो नए पदार्थ बनना, इसमें नया जो है भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डाईफ्लोरो ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है, तो इससे कौन सी गैस मुक्त होती है वो आपको बतानी है। क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ब्रोमीन। तो इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें मुक्त होने वाली गैस जो है वो क्लोरीन होगी। इसी तरह से अगला देखें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है मृगमरीचिका, हीरे की चमक, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम और प्रकाशीय तंतु। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्रिया होती है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है वो इसका उदाहरण आ जाएगा। तो आप याद रखोगे कि इसमें 7 रंगों में प्रकाश जो है वो विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 2 यहाँ लिख दिए, 2 उधर आगे लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा होगा। तो प्रकाश तरंगों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, ये सही बात है। अच्छा, सही पूछिए तो ये सही होगी। इसका मतलब बाकी के जो होंगे वो गलत होंगे, कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सर्वाधिक होता है, नहीं होता है, ये सर्वाधिक लाल का होता है। अगला देखिए, इसी के अंदर बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, नहीं होता, ये भी गलत है। लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, कम होती है। तो कहने का मतलब ये 3 तथ्य जो है वो तो गलत है, एक सही हो गया। इसमें यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आप याद रखोगे इसमें जो r बराबर 2f होता है, ये फार्मूला ही होता है। तो आप याद रखो, ये r बराबर 2f इसमें लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा बनता है रेटिना पर, तो ये याद रखोगे। और कॉर्निया की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर तो हो गया रेटिना। कॉर्निया की बात करें तो आंख दान जो की जाती है वो इसी हिस्से को दान किया जाता है। दूसरा, प्रकाश, आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश का प्रवेश आंख में किस हिस्से से होता है? तो कॉर्निया से होता है। परितारिका मांसपेशी से बनी होती है और आंख का रंग जो होता है वो इसी के कारण होता है। इसी तरह से पुतली की देखें तो आपको याद रखना है कि धुंधले प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है और तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। ये बातें भी आपको इसमें साथ में याद रखनी है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? उसमें एक समान धारा प्रवाहित हो, उसमें एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो आपको इसमें से देख के जो उपयुक्त आंसर है तो वो देखना है। तो उसमें आएगा उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों यानी माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं उनमें कौन सा पद संबंधित नहीं है माइक्रोवेव ओवन में? तो आप देखिए, इसमें लिखा है सेग्रेटोन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे और द्विविद्युतीय ऊष्मा। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें संबंधित नहीं है, तो वो रेडियो तरंगे जो है वो इससे संबंधित नहीं है। भोजन में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, यानी बी की कमी से होने वाला बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो गलत किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए, चाहे वो OMR में टिक करते समय क्यों न हो। तो आपको याद रखना, बी से रोग होता है वो कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है।
न्यूमोनिया, वायरल या गठिया की अगर हम बात करें तो शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता से जो रोग होता है वो गठिया है। ये असंक्रामक रोग है, ये भी याद रखना, असंक्रामक। यूरिक में अधिक यूरिक अम्ल की अधिकता से ये रोग होता है, जो जोड़ों में जमा हो जाता है, जिसके कारण से दर्द और जकड़न पैदा कर देता है, वो रोग है गठिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मानव जाति के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? माता से आने वाले एक्स गुणसूत्र द्वारा, पिता से आने वाले वाई से, पिता से आने वाले सभी गुणसूत्रों से, पिता से आने वाले वाई और एक्स। यहाँ बच्चे का लिंग का, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता ना कि लड़के का निर्धारण या लड़की का निर्धारण, तो अलग क्वेश्चन ऑप्शन बन जाता। तो आपको याद रखना है पिता के से आने वाले एक्स और वाई के द्वारा इसमें लिंग निर्धारण का जो है ऑप्शन बनेगा। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। और अगर देखिए नर की बात करें तो आपसे ये पूछा हुआ भी है, तो याद रखोगे नर एनाफ्लीज जो है वो पादप रसों से अपना जीवन यापन करता है, पादप रसों से अपना जीवन। और डेंगू ये अलग है, क्यूलेक्स से अलग है। टेटनेस किस वजह से होता है? कारण पूछा है, इसका कारक बैक्टीरिया है कि वायरस है कि ये आपको देख के बताना पड़ेगा इसमें कि ये जो रोग है टेटनेस ये किस से होता है। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से ये रोग होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से टिटनस होता है, जिसके उपाय के लिए अगर हम बात करें तो एटीएस लगता है, यानी एंटी टिटनस सीरम लगता है। इसके लक्षण की बात करें तो शरीर जो है वो धनुषाकार हो जाता है और जो निचला जबड़ा मूवमेंट करता है वो भी लॉक हो जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जा लॉक। तो आप याद रखोगे इसका सिम्टम है जा लॉक। जा लॉक का संबंध है टिटनस से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के आनुवंशिक नियमों में कौन से पौधे पर अनुसंधान किए? तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो मटर पे किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम सर्वाग्राही। तो हमने एक चित्र में आपको ब्लड के दौरान बताया था, वो आप याद रखोगे। सबसे रक्त जो लेने वाला ब्लड ग्रुप है वो है AB। अब आप देखिए इसके अलावा सर्वाग्राही रक्त समूह, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? AB। और अगर इसमें AB के अंदर भी ये कर दिया जाता, B आ जाता और AB माइनस आ जाता, तो अगर आपसे पूछते कि अब बताइए सर्वाग्राही, तो सर्वाग्राही अब हो जाएगा AB प्लस। अगर इसकी जगह ये लिखा था तो और निकटतम में चला जाता। सर्वात्रिक दाता की बात करें तो O ब्लड ग्रुप है वो सबको खून देता है, और फिर O के अंदर भी 2 हो जाए, O माइनस और प्लस। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि इसमें से अब कौन सा ऐसा रक्त समूह जो सभी को दे सकता है, तो आपको याद रखना है अब आंसर हो जाएगा वो O नेगेटिव, यानी O नेगेटिव सबको खून दे सकता है, AB प्लस सबसे खून ले सकता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड सदैव प्राय सीधे होते हैं, घास के मैदान का पिरामिड प्राय उल्टा होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा होता है। कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से देखिए इसके अंदर कौन सा आंसर बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं या खड़ी अवस्था में होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चाल गोल्डन राइस जिसे बोलते हैं, तो गोल्डन राइस के बारे में बताएं तो इसे इनगो पोर्टिंग्स ने तैयार किया था। इनगो पोर्टिंग्स ने, तो यह भी याद रखोगे। और विटामिन ए युक्त ये जो चावल है वो प्रचुर होता है, इसमें विटामिन ए जो होता है वो। और डेफोडिल पौधे से, डेफोडिल प्लांट से जीन निकालकर कृत्रिम तरीके से चावल के अंदर प्रत्यारोपित किया गया था, और जिसके कारण से इसका रंग जो है वो सुनहरा हो गया था, नाम रखा गया था गोल्डन राइस। तो लैंगिक जनन द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा, पराजीनी तकनीक द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा। तो देखिए इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से ये चावल जो है वो तैयार किया गया है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि विटामिन ए जो है वो प्रचुर होती है, तो पराजीन तकनीक जो है वो इसके अंदर यूज की गई है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, बहुत ही यूनिवर्सल पर्सन है, आपको याद रखना है, इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है वो गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 21% है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो 0.03% है, अन्य गैसें है ही। फिर अगला, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके ऑप्शन, कोशिका में जैविक ऊर्जा प्राप्त किससे की जाती है? तो आपको याद रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त की जाती है ऊर्जा।
लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है माता पर, पिता पर, दादी पर और दादा पर। तो आपको याद रखना है कि जो लैंगिक गुणसूत्र एक्स और वाई जो होते हैं वो ही निर्धारित करते हैं। मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, अब संख्या पूछी है, टोटल संख्या कितनी होती है? 46। तो ध्यान रखना इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर पूछ ले गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो जोड़े पूछेंगे जब हम बताएंगे 23। अगर आपसे पूछ लें कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं और अलिंग कितने होते हैं, ये भी अगर पूछ लिया जाए, तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो तो होते हैं 22 जोड़े, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है, और 22 जोड़ा जो होता है वो अलिंग गुणसूत्र का होता है। तो टोटल जो है वो 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम निम्न में आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिक इकाई की अगर हम बात करें तो डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड है और एक जीन लिखा हुआ है। तो आप बताइए इसके अंदर से आनुवंशिक इकाई किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक इकाई जो है इनमें से डीएनए के से बना होता है जीन, तो जीन जो होता है वो क्या कहलाती है? आनुवंशिक इकाई कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? हालांकि ये रटे वाला क्वेश्चन है, फिर भी याद रखना, जब हम इसी क्लास के माध्यम से जब आनुवंशिकता पढ़ेंगे तब उसमें जिक्र करेंगे इसका। तो आपको याद रखना है क्रिक जो है उसने केंद्रीय सिद्धांत दिया था, और वाटसन व क्रिक ने मिलकर, वाटसन व क्रिक इन दोनों ने मिलकर तो क्या दिया था? डीएनए मॉडल दिया था। वो भी याद रखना है आपको। डीएनए मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तब दोनों के नाम आएंगे, वाटसन और क्रिक। और अकेले केंद्रीय सिद्धांत की पूछे तो क्रिक उत्तर होगा। इसी तरह से एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा जो यानी पूरा पारिस्थितिक तंत्र है वो किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो है उत्पादकों पर निर्भर करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? उत्पादक, यानी पूरे पारिस्थितिक, क्योंकि उत्पादक पर ही प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इन पर ही शाकाहारी निर्भर करते हैं और शाकाहारी पर मांसाहारी। 1 बाइट बना होता है, ये कंप्यूटर टाइप का पर्सन है तो आप याद रखोगे 1 बाइट जो है वो कितने का बना होता है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है ना, लगभग एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से याद रखोगे कि 1 बाइट जो होता है वो 8 बाइट्स के बराबर होता है। 8 आंसर आएगा इसका। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, अगर निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? यानी पारे का उपयोग जो होता है ताप मापी के अंदर किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पारे का जो उपयोग है वो सोनोग्राफी के अंदर नहीं किया जाता है। बाकी बैरोमीटर है, दाब मापता है, ये स्फाइगोमीटर जो होता है वो भी मापक है, जिसमें भी पारे का यूज होता है। थर्मामीटर है, उसके अंदर भी पारे का यूज होता है। एलपीजी के घटक है, देखो बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, एलपीजी वाला बहुत बार आ गया। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो लिखे ना, तो आपको ये याद रखना है 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4, 1 व 4, ऐसे अगर ऑप्शन बना दे तब आपको याद रखना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 और 4 वाले होते हैं, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो है ब्यूटेन होती है, फिर नंबर दूसरा आता है वो प्रोपेन का है। तो इसमें जो प्रश्न है वो आधा बना हुआ है, तो आप ध्यान रखोगे कि इसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं एलपीजी के मुख्य घटक। मेंडल के स्वतंत्र अपीवन के सिद्धांत निम्न में से किस अनुपात पर आधारित किया गया था? स्वतंत्र अपीवन का सिद्धांत जो है मेंडल का द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आया था, जिसकी अगर हम बात करें तो अनुपात आता है 9:3:3:1, यानी ये जो पहला आंसर है वो राइट है इसका। और ये F2PD का समलक्षणी अनुपात अगर पूछे तो भी यही आंसर होगा, द्विसंकर संकरण की F2PD का समलक्षणी अनुपात। और समलक्षणी अनुपात तो ये होगा, समजीनिक अनुपात करेंगे तो 122, 412, 121 जो है वो बनता है, लंबे वाला जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है वो क्या होगा? मेंडल के स्वतंत्र अपीवन का। अगले क्वेश्चन पर जाएं, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? तो किस क्रिया के अंदर जो है वो प्रकाश मंद होता है? इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये कहलाता है एफोटिक। ये भी एक समुद्री विज्ञान जो है उसका एक हिस्सा है। आरएच कारक की खोज किसने की थी? तो आरएच कारक ब्लड के दौरान हमने पढ़ भी लिया था, लैंडस्टीनर और वीनर ने जो है रिसस मकाका नामक बंदर के अंदर इसको खोजा था। रिसस मकाका नामक जो बंदर है उसके अंदर इसको खोजा था। और ये आरएच कारक जो है वो एक एंटीजन होता है, ये भी आपको याद रखना है।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा सा मैं फास्ट कराऊंगा इसको ताकि आपके उत्तर प्रश्न जो है वो दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाए। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? घुलनशील का मतलब है बी सी जो है वो पानी में घुलते हैं, ए डी ई और के ये दो है वो वसा विलेय होते हैं, ये जल विलेय होते हैं, जल में घुलने वाले बी और सी होते हैं। तो विटामिन कौन सा समूह जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील बी और सी, बी और सी, बी और सी की अगर हम देखें तो सी और बी इसमें चौथे के अंदर है। भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है? मोती जो है वो जलीय जीव से प्राप्त होता है और वो अपने को देखना है कि किससे ये प्राप्त होता है। तो भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण जो है वो 2011 की एलडीसी के अंदर पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि ये पिंक टाडा के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है? कुनेन जो होती है वो छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया के दौरान हमने इसको डिस्कस भी किया था। डीएनए का चाकू किसे कहते हैं? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है उसे कहते हैं, जो डीएनए क्षारक क्रम को निश्चित स्थान से तोड़ने का काम। बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें काइमेरिक डीएनए कहलाता है, कौन सा डीएनए जो है काइमेरिक डीएनए कहलाता है? 86 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो पुनर्योजित जो डीएनए होता है उसको ही योजी बोलते हैं, इसको योजी। निम्न में से बंदर का क्लोन है? तो ये आंसर अगर ऑप्शन जो है वो अगले में है, तो आपको याद रखना है बंदर का क्लोन, बंदर का क्लोन। यान विल्मिट ने जो बनाया था वो चर्चित क्लोन बनाया था, और वो जो चर्चित क्लोन था वो डोली नामक भेड़ का बनाया था। या अगर ऐसे पूछे ना चर्चित क्लोन किसका है तो डोली का है, या बंदर का पूछा है तो बंदर की अगर हम बात करें तो एंड्री जो है वो बंदर का क्लोन है। इसी तरह से अगर कहें निम्न में से एक ट्रांसजेनिक जंतु पूछा है, इसमें पोमेटो जो है वो जीव हो गया, प्लम कोट एक जीप आ जाता है, एक कोई नहीं आ जाता है। तो ट्रांसजेनिक जंतु की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेनिक जंतु जो है वो जीप, ये ट्रांसजेनिक जंतु है। और अगर आपसे पूछे ना कि सब्जी कौन सी है ट्रांसजेनिक, तो आपको बताना है पोमेटो है। अगर आपसे पूछ ले फसल कौन सी है तो ट्रिटिकेल, फसल होगी ट्रिटिकेल। और यहाँ पूछा है जंतु का नाम है जीप। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय, ये बहुत बार आ गया क्वेश्चन तो आप ध्यान रखोगे कि इसरो का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद के अंदर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे जाएं, स्पुतनिक 2 में भेजे गए कुत्ते का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, उसमें ये बिरटे वाला क्वेश्चन है, लाइका जो है वो उसको भेजा गया था। फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट क्या कहलाते हैं? पिट्स कहलाते हैं, पीड जिसे बोलते हैं। तो आपको इसमें उत्तर समझ में आ ही गया होगा, हानि पहुंचाने वाले कीट क्या है? पीड़क कहलाते हैं। पेस्टिसाइड जिससे है वो इसी से बना हुआ वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के चरणों का सही क्रम है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, परंतु ये रटे वाला क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। जाइगोट होती है, फिर उकाइनिटीज होती है, फिर ऊसिसिट होती है, फिर स्पोरोजाइट होती है। यानी स्पोरोजाइट जो स्टेज के अंदर जब मलेरिया का परजीवी पहुंच जाता है ना, तब ये रोग उत्पन्न करता है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेना इसमें से रोग कौन सा उत्पन्न करता है या कौन सी अवस्था है, तो स्पोरोजाइट अवस्था है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, भारत में जे पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? सत्य चीज है वो आपको इसमें छंटनी करनी है। तो इसमें सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की थी, ये एक क्वेश्चन राइट है। इसके बाद के जो है तो इसका मतलब सत्य पूछा तो पहला ही सही हो गया। पेटेंट की अनुमति नहीं थी तब पेटेंट प्रदान करने तो 2000 कानून में संशोधन हुआ नहीं है। तो आपको याद रखना है पहला जो है वो इसका राइट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से भारत का पहला सैटेलाइट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आर्यभट्ट जो है वो पहला उपग्रह है भारत का। निम्न में से आईवीएफ का उदाहरण है? आईवीएफ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, परखनली शिशु को आईवीएफ कहते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो इस तकनीक के द्वारा जो पहला बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन, लुइस जॉय ब्राउन। तो याद रखना इस नाम के अंदर ब आया ना, तो याद रखना ये व्यक्ति बच्चा जो है वो ब्रिटेन के अंदर 79 के अंदर पैदा हुआ था, लुइस जॉय ब्राउन, इस तकनीक से। तो इसमें उत्तर हो जाएगा परखनली शिशु पद्धति है ये। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें,
निम्न में से दुर्बल अमल कहलाता है। ये भी सीधा रटे वाला क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो H3CO3 जो है वो इसका दुर्बल अमल का उदाहरण है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक अधिक हानिकारक है। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है HCl है, CO2 है, CO3 है या H2CO3 है। तो आपको देखना है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो HCl जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। HCl ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है इसमें। नैनो प्रौद्योगिकी में किस आकार की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है? नया सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी आने की। तो आपको याद रखना है कि 100 nm या इससे भी छोटी जो आकार की संरचनाएं होती है उनका अध्ययन नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना मिट्टी के पादपों का संवर्धन किया जाता है। बिना मिट्टी के प्लांट है वो तैयार किए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ना तो जैसे सिंघाड़ा जो है वो भी इसी पद्धति से होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें धान के अंदर भी जो है वो इसी पद्धति से नर्सरी तैयार डेपोंग विधि जो है वो विकसित की गई है। डेपोंग, जिसके अंदर बिना मिट्टी के पौधे जो है वो तैयार किए जाते हैं। डेपोंग विधि का संबंध है वो धान से है और ये विधि जो है वो इस हाइड्रोपोनिक्स पर आधारित है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में नेत्र रोग में द्वि-अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्वि-अवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर जो है दृष्टि वैषम्य के अंदर ये किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के अंदर जैसे है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस हो जाता है और इसके अंदर लेंस का यूज नहीं किया जाता है। दृष्टि वैषम्य जो होता है उसमें द्वि-अवतल यानी जो लेंस होता है वो मोटा होता है, साधारण होता है। इसी तरह से किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? कोलंबिया यान के अंदर हुई थी। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कोलंबिया जो बच्चे इसमें लेट इन्होंने पढ़ना शुरू किया इस सीरीज के अंदर, तो हमने 2 सीरीज के माध्यम से ये जो पुराने जितने पेपर हैं वो सॉल्व करवाएंगे और लगभग हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 तक हम पहुंच गए हैं और एक वीडियो पहले था, एक ये है। इन दोनों को सामूहिक रूप से आप पढ़ सकते हो और प्रिंट अगर निकालना चाहो तो जो अपना यूट्यूब चैनल है इसके अंदर ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर मैंने ये PDF अपलोड कर दी है। तो वहाँ से आप प्रिंट निकाल के और आंसर यहाँ से कर सकते हो। इनका बार बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन क्या रिपीटेशन बहुत बार देखा गया है और इतने क्वेश्चन है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आपको 5-7 क्वेश्चन तो ये ज़रूर वापस पेपर के अंदर पुनः मिले। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। CNG का मुख्य घटक, ये वापस देखो वही क्वेश्चन वापस आ रहा है। CNG का मुख्य घटक तो देखिए दोबारा से फिर आया है मीथेन। निम्न में से ऑक्सीकारक है, यहाँ पूछा हुआ है ऑक्सीकारक। ऑप्शन जो है वो अगली स्लाइड पे चला गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीकारक कौन सा है? तो देखिए इसमें से ऑक्सीकारक की अगर हम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऑक्सीकारक है। थोड़ा सा सूत्र को ध्यान में देखना कि MnO बड़ा है 4 है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है? ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए तो याद रखना, पहले बहुत आया था ये क्वेश्चन। आर्गन होता है। एयर कंडीशनर का कार्य सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण, ताप नियंत्रण, सांद्रता नियंत्रण। अब आपको इन तीनों में से देख के बताना है कि कौन सा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो 1 और 2 जो है सापेक्षिक आर्द्रता नियंत्रण और ताप नियंत्रण यानी 1 और 2 ये दोनों वाला मतलब दूसरा उत्तर जो है वो इसका सही होगा। इसी तरह से अगला तरल नाइट्रोजन का ताप होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, ये पेपर के अंदर रिपीट होता है बार बार। -197 सीमेन को इसके अंदर स्टोर किया जाता है। जो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उस टाइम में नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसी तरह से उपकरण को दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कौन करता है? DC को AC में बदलने वाला जो उपकरण है उसके बारे में पूछा है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो बदलने वाला है वो होता है इन्वर्टर। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? नियॉन का, फ्रियॉन का, ऑर्गन का या ओजोन का? तो आपको याद रखना है इसमें यूज किया जाता है वो फ्रियॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। वायरस जनित संक्रामक रोग होता है। वायरस जनित संक्रामक रोग जो होता है वो मीजल्स होता है। खसरा जो होता है वो वायरस जनित है। टीका जो मोती जराओं में सुरक्षा प्रदान करता है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो TAB जो इंजेक्शन है वो BCG का जो है वो TB के अंदर लगाया जाता है।
एक अभाव से होने वाला रोग है, यानी असंक्रामक रोग है, और जो किसी चीज़ की लगातार कमी के कारण से होता है वो रोग आपको बताना है। तो देखिए हीमोफीलिया हो गया, एक कैंसर हो गया, ये जो है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है, और हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें रक्त का थक्का है वो देरी से बनता है। तो ये दोनों जो तो वो किसी के कमी से नहीं होते हैं। मेरामस और क्वाशियोरकर ये रोग जो होते हैं उनकी संभावना ज़्यादा रहती है न्यूनता से। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 2 जो रोग हैं, 1 और 2 नंबर ये है, ये रोग जो है शरीर के अंदर किसी न किसी की कमी से होते हैं। इसी तरह भारत में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक होने वाली टीबी कौन सी होती है? तो फेफड़ों की टीबी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना है। वायुजनित रोगों का समूह है, जो हवा के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो कौन सा है? तो इसके अंदर अगर हम बात करें वायु के द्वारा, तो सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये हवा के द्वारा इनके रोग कारक है वो पहुंच जाते हैं। बाकी की अगर बात करें तो इसमें अपने समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस रोग जो होता है वो कब होता है? जब माता का ब्लड ग्रुप, ये याद रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। माता का ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव और पिता का हो पॉजिटिव, इसी कंडीशन के अंदर ये रोग होता है, बाकी में नहीं होता। और इसका उपाय कि पहले संतान पैदा होने के 72 घंटे के अंदर अंदर माँ को RH0 या एंटी डी का इंजेक्शन है वो लगा दिया जाए, तो दूसरी संतान होगी वो स्वस्थ होगी। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो संतान की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो देखिए माँ का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और पिता का क्या हो पॉजिटिव हो, तो आपको याद रखना है कि यहाँ जैसे साफ नहीं छपा हुआ कि पति का RH नेगेटिव, तो हम एक में कर लेते हैं, पति का RH पॉजिटिव, माता का नेगेटिव, तो पिता का ये कर लेते हैं इसको। और इसमें आप चेंज कर लेना, दोनों के नेगेटिव कर दो और इधर इसमें एक का पॉजिटिव कर दो और इसमें पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसे आप अपनी जो PDF है उसमें भी कर लेना इसको। तो इसमें आपको याद ये रखनी है कि पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव होने पर ये रोग होता है। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा होता है? तो रक्त समूह जो है वो आंकड़ों के आधार पर ये डिपेंड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो सबसे कम पाया जाने वाला है वो ब्लड समूह जो होता है वो AB है। लाल मूंगा किससे प्राप्त होता है? तो लाल मूंगा जो है वो मूंगा समुद्री जीव से प्राप्त होता है। तो आपको रखना है ये एक जंतु उत्पाद है। हाथी दांत होता है ऊपरी कर्तनक के रूपांतरण होता है, और ये जो दांत होते हैं हाथी में वो कहलाते हैं टस्क तित। हाथी में दिखाने वाले दांत कहते हैं ना, जो वो टस्क तित है, वो ऊपरी कर्तनक जो दांत होते हैं उनका रूपांतरण होते हैं। काटने वाले दांत इनको कहते हैं। क्विनोन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष की जड़ से, फूल से, छाल से और पत्तों से। कुनैन जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त होती है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो ये वापस आ गया, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वी मूंगा जो उत्पादन होता है जलीय संवर्धन हो गया, एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संरक्षण होता है, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। तो इसका राइट आंसर है एपीकल्चर। रेशम बना होता है, तो रेशम जो है वो बना होता है प्रोटीन से बना होता है, यानी रेशम जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। फिर उसमें प्रकार दे दिए, तो आपको याद रखना है प्रोबिन या फाइब्रिन भी बोलते हैं। निम्न में से एक तना है। तने की बात करें तो तने के अंदर क्या गुण पाया जाता है ये याद रखना। जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको याद रखना है रूपांतरित तना जैसे होता है ना, तो आलू हो गया, अदरक हो गया, अरबी हो गया, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं, परंतु ये क्या है? एक तने का रूपांतरण है। तो तने के अंदर क्या होते हैं? तो याद रखना है पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, पर्व संधि पाई जाती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें हम, ये देखो इसमें दिया सलजम, बंद गोभी, टमाटर, नहीं, आपको याद रखना है उसका जो रूपांतरित तना है वो आलू है। फल से प्राप्त होने वाला मसाला है, फल कौन सा है? इसमें से लौंग है, काली मिर्च है। बहुत शानदार प्रश्न बनाया हुआ है, तो आप याद रखोगे काली मिर्च जो है वो फल से प्राप्त होने वाला मसाला है। पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, तो यानी मेहंदी का वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ है एक्चुअली में यहाँ। तो मेहंदी जो है वो लासोनिया नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से एक खरपतवार नाशी है, 2,4-D पहला बनाया गया खरपतवार है। तो आप याद रखोगे खरपतवार का मतलब होता है कि फसल, मुख्य फसल के अलावा जो भी घास पात खेत में उगी होती है उनको खरपतवार कहते हैं, और उनको नष्ट करने के लिए जो रसायन काम में लेते हैं वो
खरपतवारनाशी कहलाते हैं, वीडीसाइड कह देते हैं। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है। तो एक्टिनोमाइसिन जो है प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है, वो याद रखना है आपको कि ये जो प्राप्त किया जाता है वो कवक से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से एक भारी जल है, ये भी बहुत बार आया, परमाणु भट्टियों के अंदर बंधक के रूप में काम में लिया जाता है। पहले बहुत बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, अभी थोड़े दिनों मतलब 4-5 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया, वरना बहुत इंपॉर्टेंट था। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल है। एपिस इंडिका एक है, तो मधुमक्खी की प्रजाति है ये एपिस इंडिका, तो आपको याद रखना है मधुमक्खी है। 4 प्रजाति है। एपिस नाम तो साथ में आता ही जाएगा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा आ जाएगा, एक डोरसेटा भी आती है, और एपिस फ्लोरी भी आ जाती है, एपिस मेलिफेरा भी आ जाती है, ऐसे करके कई प्रजातियां हैं। तो एपिस इंडिका जो है वो मधुमक्खी का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। निम्न में किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं, तो केंचुए को प्राकृतिक खाद का कारखाना कहा जाता है, क्योंकि भैंस जो है ये तो चक्कर में डालने के लिए दिया। रेशम कीट का एक रोग है, तो याद रखना है रेशम कीट का रोग है उसका नाम है प्रोबिन रोग जो है वो रेशम कीट का है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, ये याद रखना है आपको, ये पका पकाया क्वेश्चन है। हम जो पिरामिड पढ़ेंगे ना जो पर्यावरण के अंदर पारिस्थिति के अंदर, तो उसमें आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम इसको बता देंगे आपको। तो आपको यहाँ सीधा याद रखना है कि जब ये ऊर्जा अगले जीव के अंदर जाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वायुमंडल में चला जाता है, कुछ हिस्सा ही अगले जीव में जाता है। तो इस तरह से खाद्य श्रृंखला के आधार पर पिरामिड बनते हैं, तो वो हमेशा क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे। शुष्क हिम यानी सूखी बर्फ कौन सी होती है, तो ये तो कन्फर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब 97 डिग्री -97 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ले जाए तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है, और उसे ही शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कहलाती है, शुष्क बर्फ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंदूर का रासायनिक नाम, तो सिंदूर के अंदर पारा होता है, ये कन्फर्म याद रखना है आपको। सिंदूर में क्या होता है, पारा होता है, और HGS जो है इसका सूत्र होता है। डॉट्स प्रोग्राम का संबंध जो है वो किस रोग से है, डॉट्स की अगर हम बात करें तो डॉट्स का जो संबंध होता है वो 6 रोग यानी टीबी रोग के अंदर किया जाता है। किसकी ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत कहते हैं, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, या विटामिन को, तो कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। ये जो होता है ये कहलाता है वैकल्पिक स्रोत, आप याद रखोगे इसको भी। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा है, वसा है। अगर आपसे पूछ ले कि इन सब में सबसे ज़्यादा वसा किससे प्राप्त होती है, तो याद रखना कि वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्रोत जो है वो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इसके पाचन के अंदर शरीर की ऊर्जा है वो बहुत कम बर्न होती है। तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो आपको याद रखना है उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। तो शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। घड़ी का एक छोटा पेज जमीन पर गिर गया, शिक्षक भर्ती 2006 के अंदर जनरल साइंस के अंदर पूछा था। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो घड़ी साज कौन सा लेंस यूज करेगा, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी इसका उत्तर वही बनेगा जो इसका बनेगा। तो उत्तर लेंस जो है वो मुख्य रूप से इसमें यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। धुएं के पार वस्तु हिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कौन सी घटना है, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो आपको ये याद रखना है, ये घटनाएं भी हम विभिन्न क्लासों के माध्यम से करेंगे। तो आपको याद रखना है अपवर्तन यानी एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपना मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, तो ये घटना ही अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन में धुएं के पार कोई वस्तु है तो धुएं के अंदर से अगर हम देखेंगे तो वो प्रकाश की जो किरण है वो अपना मूल मार्ग छोड़ चुकी, तो जिसके कारण हिलती हुई दिखाई देती है। इसी का आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें सोयाबीन में क्या पाया जाता है, तो याद रखना है सोयाबीन में मुख्य रूप से प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, और सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है 40 से 42% तो प्रोटीन होता है, और 20 से 22% जो होता है वो इसमें तेल होता है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जो तिलहन और दलहन दोनों श्रेणी की है, तो भी उत्तर हो जाएगा सोयाबीन।
पारा धातु का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो पारा एक धातु की, इसके अंदर इसने लिखा नहीं तो आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिनाबार और रॉक साल्ट। सिनाबार, सिनाबार राइट आंसर तो सिनाबार ही है। तो आपको याद रखना है कि पारे का अयस्क जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखना है सिनेबार जो है, सिनेबार है ये, एक्चुअल में सिनेबार बोलते हैं इसको। लाइकोपीन, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, तो आपको याद रखना है लाइकोपीन जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो टमाटर में है, जिसके कारण से वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखें, मियादी बुखार की किससे करते हैं? तो ये टेस्ट करते हैं विडाल परीक्षण से करते हैं मियादी बुखार की। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है, ये आपको देखना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो उत्पन्न की जाती है, हंसाने वाली भी गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं रामदेव मिश्रा को। और मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं जननक्षम मादा, यानी अगर रानी जो है वो किसी कारण से ख़त्म हो गई है छत्ते में, तो ये वो मादाएं होती हैं जो अंडे दे सकती हैं, परंतु इनसे जो उत्पन्न होंगे वो सारे नर ही होंगे। और इनको कमेरू भी बोलते हैं, श्रमिक भी बोलते हैं। श्रमिक तो लिख ही दिया नाम, एक नाम इनका और आता है, वो नाम आता है कमेरू। मधुमक्खी पालन को भी हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे, तब हम यहाँ इस क्वेश्चन को और भी डिटेल जो बातें बची हुई है वो पढ़ लेंगे। निम्न में से खाद्य श्रृंखला से ठीक से नहीं लिखी, बड़ा ही दिमागी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप याद रखोगे कि, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर ये टाइम जो कम लगे आपका, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, तो भी फिर भी आप इसको देखोगे। हरे पौधों को मृग यानी हिरण, और फिर हिरण को बाघ खाता है, तो आपको ये देखना है कौन किसका भोजन करता है, किसको भोजन बनाता है। घास को खाता है चूहा, चूहे को बाज, और बाज को सांप। पढ़ने में तो एकदम इजी से लगा, परंतु यहाँ इसने गड़बड़ कर दी, सांप पहले आना चाहिए था, बाज बाद में, यानी बाज जो है वो सांप को खाता है, उत्तर तो यही हो गया इसका। समुद्री शैवाल, छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछली, फिर शार्क, ये सही है। फिर आ जाती है बीज खाती है गिलहरी, गिलहरी को उल्लू, ये सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर ये है। यहाँ थोड़ी सी इसने गड़बड़ की, पढ़ने में तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, और फिर आपके प्रश्न जो है गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक, अजैविक घटक पूछा है, तो अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो पर्णहरित जो होता है वो अजैविक घटक होता है। निम्न में से शहतूत की पत्तियों का उपयोग जो है वो रेशम कीट पालन के अंदर किया जाता है। रेशम कीट पालन जो है शहतूत की पत्तियां खाकर ही रेशम का कीट जीवन पूरा करता है। 1978 में सफलतापूर्वक जन्म लेने वाला परख नली शिशु लुइस जॉय ब्राउन, मैं अभी ने बात करी थी, उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। विटामिन सी का मुख्य स्रोत नहीं है, बड़ा शानदार प्रश्न पूछा है, नहीं लिख दिया, क्योंकि आपको याद रखना है में तो ये तीनों ही आ गए, आंवला, नींबू, हरी मिर्च, यानी दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसी तरह से आपको याद रखना, एक प्रश्न ऐसे भी आया हुआ है कि एक व्यक्ति आहार में लगातार दूध और अनाज ही खा रहा है, तो अनाज में भी सी नहीं पाया जाता, तो व्यक्ति दूध और अनाज ही खा रहा है, तो बताइए उसे रोग कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है सी से रोग होता है सकरवी, सी की लगातार कमी से क्या कौन सा रोग हो जाएगा? सकरवी। तो आपको याद रखना है सी की कमी से सकरवी रोग होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार आहार में दूध और अनाज ही खा रहा है, रोग कौन सा होगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सकरवी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, यदि माता वाक और पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में रोग होने की संभावना है? जब भी आनुवंशिक रोग पूछे आंसर माता अगर वाक हो तो 50% संभावना ही रहेगी। 2,4-D क्या होता है? 2,4-D निम्न में से करें तो अभी हमने पढ़ के आए, वीडिसाइड होता है, शाकनाशी होते हैं। मिनीमाटा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है या किसकी अधिकता से होता है? सॉरी, तो मिनीमाता रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से होता है या पारे की उपस्थिति से होता है। हाइड्रोजीरम होता है पारे का नाम। एक स्कूटर चालक दूर की वस्तु को परछाई को अपने स्कूटर के प्रतिबिंब यानी लेंस पीछे देखना चाह रहा है, तो कौन सा लेंस जो है वो उपयोग में लाएगा? इसकी अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि देखने का जब भी वर्ड आ जाता है तो उत्तल लेंस का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण, सॉरी, कैमरे में प्रतिबिंब बनता है, कैमरे के अंदर प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? जैसा प्रतिबिंब आंख में बनता है वैसा ही कैमरे के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। कैमरे के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और सीधा ही बनाया जाता है। इसी तरह से अगला देखें, आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, नीला रंग है प्रकीर्णन के कारण। पानी में घुलने वाले विटामिन, वापिस आ गए प्रश्न बी और सी।
इसी तरह से अगर अगला देखें, रक्तहीनता की कमी, खून की कमी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। तो आयरन की कमी से खून रक्तहीनता होती है। रतौंधी की अगर हम बात करें, आंखों से दृष्टि से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित विटामिन ए होता है, तो आप याद रखोगे इसमें विटामिन ए आंसर होगा। और इस तरह से हमने लगभग 158 के आसपास क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके विभिन्न एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे, और आप जो है अपना यूट्यूब पर प्यार यूं ही बनाए रखिए। और जल्द ही हम और भी क्वेश्चंस जो है मैं लगातार कलेक्शन में लगा हुआ हूँ, एक सीरीज और भी चलाएंगे हम इसके अंदर, ताकि वो पुराने जो क्वेश्चन है उतने कम से कम जो वो आए हुए क्वेश्चन है वो दोबारा जब पेपर में आए तो वो तो कम से कम हमारे गलत नहीं हो। आज के लिए धन्यवाद।